राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की क्लास थी हमारी वो अम्ल क्षार और लवण से संबंधित थी। उसमें हमने अम्ल क्षार और लवण से संबंधित थ्योरेटिकल क्लासेस ली थी। उसके बाद मैंने आपको एक एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित क्लास करवाई थी, जिसमें मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से करा था ताकि आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी पूरा कवर हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर सके। और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वही उठाए गए थे जो पेपर में आने की संभावना है, या जिस प्रकार के प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो मूल रूप से भौतिक परिवर्तन होता है वो ठोस, द्रव और गैसों में होता है। इसलिए मैंने ये एक चार्ट या सारणी के रूप में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ और उसके बाद हम देखते हैं इनमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ की अवस्था है तो देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार का रहता है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से पदार्थों को बताया गया है। तो हम भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक आधार पर जो पदार्थ है वो तीन प्रकार का रहेगा दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें आएगा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो मिश्रण है यह अशुद्ध पदार्थ या इसको हम अशुद्ध द्रव्य भी कह सकते हैं। पदार्थ को दोस्तों द्रव्य भी कहते हैं, यह भी आप याद रखना। द्रव्य के नाम से अगर प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज ना हो, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण से पदार्थ दो प्रकार का होगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व की बात करें तो तत्व भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। उसी प्रकार यौगिक भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक। अब अगर हम मिश्रण की बात करें तो इसी प्रकार मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांग और विषमांग, या समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ से हमने पदार्थों का वर्गीकरण देख लिया। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस आगे, रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आगे, शुद्ध पदार्थों में तत्व आगे जिनमें धात्विक और अधात्विक दो प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थों में ही यौगिक भी आते हैं जिनमें कार्बनिक और अकार्बनिक, इसको दो भागों में बांटा गया है। और मिश्रण में समांग और विषमांग दो प्रकार के मिश्रण रहेंगे, इनको अशुद्ध द्रव या पदार्थ कहेंगे। अब हम ठोसों से शुरू करेंगे तो हम पदार्थ की अवस्थाओं को भी देख लेते हैं। पदार्थ के कणों में उपस्थित आंतरिक आकर्षण बल के आधार पर इसकी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। यह आंतरिक आकर्षण बल के आधार पर है, जो इनके अंदर अणुओं के मध्य जो आंतरिक आकर्षण बल रहता है उसके आधार पर इनकी ये तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों की बात करें तो इनमें आंतरिक आकर्षण बल सबसे ज्यादा रहता है, ठोसों से कम आंतरिक आकर्षण बल द्रव में रहता है और सबसे कम आंतरिक आकर्षण बल गैसों में रहता है। अब वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा व पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट खोजी गई। ये दो अवस्थाएं और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होगी दोस्तों? पांच अवस्थाएं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठोसों से हम शुरू करते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। यह याद इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। इन जो ठोस रहते हैं इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या रहेंगे दोस्तों? निश्चित रहेंगे। इसकी बात करें हम तो जैसे लोहा, लकड़ी की कुर्सी और बर्फ का टुकड़ा। लोहे की बात करें हम दोस्तों तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहेंगे। लोहे को आप इस पूरी दुनिया या विश्व में कहीं पर भी जाकर रख दे, उसका आकार और आयतन जो भारत में है वही सभी जगह रहेगा। तो जो आयतन और आकार की बात हो रही है लोहे की, तो यह फिक्स है, इसलिए यह क्या है? ठोस है। अगर मैं लोहे की जगह पानी की बात करूं तो पानी का जो आयतन है वह जिस प्रकार के बर्तन या पात्र में हम उसको रखते हैं उसके अनुसार वह चेंज हो जाता है। तो जो पानी का आकार है वो जिस प्रकार के बर्तन या पात्र में हम रखेंगे वह चेंज हो जाएगा। और आयतन की बात करें तो आयतन तो उसका फिक्स रहेगा, लेकिन आकार जो रहेगा दोस्तों वो पानी का चेंज हो जाएगा। इसलिए ठोसों में तो जो आकार और आयतन दोनों ही क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं और जो या निश्चित रहते हैं। और जो पानी या द्रव की हम बात करें तो उसमें आकार जो रहेगा वो अनिश्चित रहेगा और आयतन जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है। जो ये ठोसों की जो अवस्था है ये पदार्थ की दोस्तों सबसे व्यवस्थित अवस्था। अब ये सबसे व्यवस्थित अवस्था क्यों है? क्योंकि लोहे का जो आकार है या लकड़ी की कुर्सी का आकार है वो फिक्स है, उसे आप किसी भी जगह रखोगे तो वह उसी आकार या आकृति में रहेगा। जबकि इसके अलावा द्रव की बात करें, दूध की बात करें,
पानी की बात करें या अन्य किसी पेय पदार्थ या पेट्रोल, इनकी बात करें तो हम जैसे ही उनको किसी स्थान पर रखते हैं या छोड़ते हैं तो वह उस स्थान के अनुसार उसकी आकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगर हम उसे बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार के अनुसार अपना आकार या आकृति परिवर्तित कर लेगा, और अगर हम उसको किसी बक्से में या किसी दूसरी कैन में रखेंगे तो वो कैन के आकार का अपना आयतन तो उसका निश्चित रहेगा, लेकिन आकार जो रहेगा उसका क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो जो ठोस है इनका आकार निश्चित रहता है, इसलिए इनको व्यवस्थित अवस्था में रहते हैं, यह बात इनके लिए सत्य है। अब हम बात करें ठोसों का आकार, आयतन व घनत्व, यह तीनों ही चीजें क्या रहती है दोस्तों, निश्चित रहती है। ठोस का आकार भी निश्चित रहेगा, आयतन भी निश्चित रहेगा और घनत्व भी निश्चित रहेगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अगर घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर है, कोई सा भी ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसका द्रव्यमान तो फिक्स है। अब बात हो रही है घनत्व और आयतन की, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोसों का जो है आयतन वह भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो द्रव्यमान निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित हो जाएगा। अब ठोस की अवस्था ताप के कारण परिवर्तित होती है। जो ठोस रहते हैं इनकी अवस्था ताप के कारण परिवर्तित होगी। अगर मैं लोहे को गर्म करूंगा तो एक निश्चित ताप पर जाकर लोहा भी क्या हो जाता है दोस्तों, पिघल जाता है। तो जो ताप के कारण क्या रहेगी, ठोसों की अवस्था परिवर्तित होती है। बर्फ को गर्म करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा या वाष्प में बदल जाएगा। दाब के कारण ठोस की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्यों? क्योंकि दाब के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इनको क्या कहेंगे, असंपीड्य कहेंगे। एक तरह से बात करें तो दाब के कारण परिवर्तन आता है दोस्तों, पर वो इतना मामूली आता है कि हम उसको नगण्य मानते हैं, या नगण्य परिवर्तन आता है, इसलिए ठोसों को मूल रूप से असंपीड्य माना गया है। ठोसों में सामान्यतः बहने का गुण नहीं होता। जो ठोस रहते हैं दोस्तों इनमें बहने का गुण नहीं होता, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो इसके अपवाद है। जैसे कांच है तो इसे अतिशीतित द्रव अथवा आभासी ठोस भी कहा जाता है। जो कांच रहते हैं धीरे धीरे यह फैल जाते हैं। तो जो कांच रहते हैं ये समय के साथ बहुत सालों में, या इनको जो फैलने का जो समय लगता है वो काफी वर्षों में ये फैलते हैं। तो इनका जो फैलने का या आकार में परिवर्तन जो होता है वो बहुत समय में होता है, इसलिए इनमें बहने का गुण तो नहीं होता। लेकिन कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको अपवाद माना जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करता है, इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है। और मूल रूप से जो ठोस रहते हैं उनमें बहने का गुण नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। जो ज्यामिति है उसके आधार पर ठोसों को दो प्रकारों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें आएगा नमक, तांबा, हीरा, ग्रेफाइट, पोटेशियम क्लोराइड व लोहा, ये क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो रबड़, कांच और प्लास्टिक, ये किसमें आएंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों में आएंगे। ठोसों में उच्च आंतरिक आकर्षण बल के कारण इनका क्या रहता है, गलनांक जो रहता है दोस्तों वो रहता है उच्च रहता है। जैसे बर्फ और चीनी, ठोस जो रहते हैं सबसे ज्यादा उच्च आंतरिक आकर्षण बल ठोसों में पाया जाता है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैसों में। तो जो ठोस रहते हैं इनमें उच्च आंतरिक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनका जो गलनांक रहता है दोस्तों ये क्या रहता है, उच्च रहता है। नेक्स्ट हम बात करें द्रव की। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो। जो द्रव की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनका जो रहता है आकार अनिश्चित रहता है और आयतन निश्चित रहता है। जैसे अगर मैं दूध या जल या अन्य किसी पेय पदार्थ को अगर मैं किसी रूम के फर्श पर अगर ढोल दूं या फेंक दूं, तो वह उसी फर्श पर पूरा फैल जाएगा और धीरे धीरे वो बहता हुआ और आकार में उसका क्या रहेगा, अब जो आकार रहेगा उसका अनिश्चित रहेगा, मतलब वो फैलता ही जाएगा। तो जो आकार है वो क्या रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। तो आकार क्या रहता है इसमें, अनिश्चित रहता है, और आयतन जो रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे मिट्टी का तेल है, तारपीन का तेल है, पानी है, एल्कोहल है, ये सभी द्रवों में आएंगे। तो इन सभी द्रवों की बात करें तो इनका आकार जो रहेगा दोस्तों अनिश्चित रहेगा और आयतन जो रहेगा वो निश्चित रहेगा। द्रव पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है ठोस की तुलना में। जो द्रव पदार्थ है इनके जो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। ठोस की तुलना में इनके अवयवी कणों में आकर्षण बल क्या रहेगा,
कम रहेगा, जबकि गैस की तुलना में इनके अवयवी कणों में आकर्षण बल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि गैस में जो अवयवी कण होते हैं उनका आकर्षण बल द्रव से भी क्या होता है, कम होता है। तो ठोस की तुलना में जो द्रव रहेंगे इनके अवयवी कणों में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। यह बहने का गुण होने के कारण ही द्रवों का क्या निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव असंपीड्य होते हैं, जो द्रव है वो क्या रहते हैं, असंपीड्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गैस की। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। जो गैसों की बात हो रही है दोस्तों, गैसों में आयतन और आकार दोनों ही क्या रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसमें आएगी ऑक्सीजन, हवा, हाइड्रोजन, वायु और नाइट्रोजन। सारी सभी प्रकार की गैसें जो रहेगी इसका उदाहरण रहेगी। गैसों को गर्म करने पर यह ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती है। जो गैस रहती है इनको गर्म करने पर यह ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या करेगी, ज्यादा फैलेगी। अब हम बात करते हैं, गैस सर्वाधिक संपीड्य होती है। जो गैसें होती है दोस्तों ये सर्वाधिक क्या रहेगी, संपीड्य होगी। संपीड्य का मतलब जो है, गैसों को अगर हम इन पर प्रेशराइज करें या प्रेशर डालें तो ये कम से कम आकार में जाकर परिवर्तित हो जाएगी, या कम से कम आकार या कम से कम आयतन में इनका, या कम कम जगह में ये क्या रहेगी, आ जाएगी। तो एक तरह से ऐसे देखें तो गैस से सर्वाधिक संपीड्य होती है। तो जैसे गैस की बात करें तो सर्वाधिक संपीड्य गैस रहेगी, फिर द्रव रहेगा और फिर ठोस रहेगा। उसके बाद बोले सर्वाधिक विसरित, विसरित भी सबसे ज्यादा गैस होती है। गैस को थोड़ा सा खुला छोड़ते ही, हल्की सी गैस को खुला छोड़ते ही वो पूरे रूम या एक तरह से अगर बाहर बैठे हैं तो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो सर्वाधिक विसरित भी क्या होती है, गैस होती है। और उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। ये जो यहाँ पर मैंने कोष्टक बना के इनको दे रखा है इनका क्रम, तो सर्वाधिक संपीड्य गैस, सर्वाधिक विसरित गैस। तो ये जो क्रम है गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस वाला, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से लगभग प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। आंतरिक आकर्षण बल गैसों में न्यूनतम पाया जाता है। आकर्षण बल की बात करें तो गैसों में न्यूनतम पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक आंतरिक आकर्षण बल दोस्तों ठोसों में रहेगा, फिर द्रव में और गैस में। तो जो ठोस रहेंगे ये सर्वाधिक आंतरिक आकर्षण बल वाले होते हैं। तो यह क्रम भी आप याद रखें। और अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक गैसों में पाया जाता है, फिर द्रव में और ठोस में। क्योंकि आंतरिक आकर्षण बल कम रहेगा, तो आकर्षण बल कम रहेगा तो अंतर आणविक जो स्थान रहे वो अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो आकर्षण बल कम है अंतराण्विक, तो अंतराण्विक स्थान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो गैसों में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे कम रहता है, लेकिन अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होगा। तो यह क्रम भी आप याद रखें। घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा और फिर गैस का होगा। गतिज ऊर्जा सर्वाधिक गैस की होती है, फिर द्रव की होती है और फिर ठोस की होती है। ये चीजें आप याद रखें। गतिज ऊर्जा जो है ये सर्वाधिक किसकी रहेगी, गैस की, फिर द्रव की और फिर ठोस की। तो अलग अलग तरह के पदार्थों में अलग अलग तरह के जो पदार्थ हम लेंगे उनमें तुलनात्मक रूप से आपसे ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि पानी की बात करें, हवा की बात करें या बर्फ की बात करें, इनमें सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें रहेगा, घनत्व किसका रहेगा, या गैस, द्रव और ठोस जो की बात करें तो इनमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किसकी रहेगी। तो ये जो प्रश्न है यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा है। आप इनको याद रखें कि कौन सा क्रम रहेगा इनका, इनको एक बार आप देख ले तो आप भूलेंगे नहीं और इनको याद भी हो जाएगा। अब बात करें हम, गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। अगर हम गैस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करें, गैस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालें और निम्न ताप, बहुत कम ताप रखें, तो उसको क्या किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। जो हमारे घरों पे यूज होने वाली गैस है एलपीजी, तो उसमें जो गैस की जो टंकी आती है, टंकी के अंदर जो गैसें भरी रहती है वह द्रवित रूप में रहती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसको उच्च दाब पर और न्यून ताप पर क्या किया जाता है, द्रवित किया जाता है। आपने गैस की टंकी को देखा होगा, कितनी ही गर्मी हो अगर हम उसको छूकर देखें तो वो ठंडी ही रहती है। तो उसका क्या रहता है, निम्न तो क्या रहता है, ताप रहता है। और जो दाब रहता है गैसों का वो उच्च दाब रहता है। उसमें कितना अधिक प्रेशर रहता है, एक हल्का सा उसको दबाते से ही उसमें गैस एकदम प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो जो हमारे घरेलू गैसें हैं उनको भी उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित किया जाता है और द्रवित करके उस टंकी के अंदर भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, घरों में खाना बनाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है और वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसके बारे में देखो।
इसकी जो खोज है वो विलियम क्रुक्स ने की थी। जो प्लाज्मा है इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। जो प्लाज्मा है इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, यह भी याद रखें, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। गैसों की कौन सी अवस्था? आयनीकृत। इसमें धनावेशित आयन आयन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बराबर होती है तथा ये स्वतंत्र होते हैं। जो प्लाज्मा होता है इसमें धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन की संख्या बराबर रहेगी और ये क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। सूर्य व तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। जो सूर्य की बात करें हम और तारों की बात करें तो ये जो चमकते हैं तो इनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और जो ऊर्जा होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा एकमात्र अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है। जो प्लाज्मा अवस्था है इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है। जो प्लाज्मा अवस्था है इसके बारे में चौथी अवस्था है। मेन पॉइंट ये याद रखें आप। अब हम बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे। इसका जो नाम है यह भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया था। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इस बात को भी आप याद रखना। यह जो है यह पदार्थ की क्या है? पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था की बात करेंगे तो वह प्लाज्मा अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करके बीईसी तैयार किया जाता है। जो सामान्य वायु दाब का जो घनत्व रहता है, वायु का घनत्व जो रहता है सामान्य, उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करके क्या तैयार किया जाता है? बीईसी तैयार किया जाता है। बीईसी वह अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप की बात करें तो वह है 0 केल्विन या माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बीईसी अवस्था के बारे में। तो अब हम देखते हैं, द्रव से शुरू करते हैं या हम यहां से लेते हैं। जैसे हम प्लाज्मा अवस्था पे है, अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो यह गैस में परिवर्तित होगी। गैस को और अधिक ठंडा करेंगे तो यह द्रव में परिवर्तित होगी। द्रव को और अधिक ठंडा करेंगे तो यह ठोस में परिवर्तित होगा। ठोस को और अधिक ठंडा करने पर वह बीईसी वाली अवस्था आएगी। इसी प्रकार अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था पर हम है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वह ठोस में आएगा। ठोस से और गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा। द्रव से ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस, और गैस से ज्यादा गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पदार्थों का किस प्रकार से परिवर्तन होगा ठंडा करने और गर्म करने पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें भौतिक परिवर्तन की। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक जो गुण है वो क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। भौतिक गुण जो है वही परिवर्तित रहेंगे, रासायनिक गुण क्या रहेंगे दोस्तों? अपरिवर्तित रहेंगे। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक गुणों की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों ही भौतिक गुण है, अभी हमने इसीलिए इनको पढ़ा। उसके बाद इनका आकार, आयतन आ गया, क्षेत्रफल आ गया, आकृति आ गई, घनत्व आ गया, द्रव्यमान आ गया, ताप आ गया, दाब आ गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये सभी चीजें किसमें आएगी? भौतिक गुणों में आएगी। नेक्स्ट हम बात करें पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। अब पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं के परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन सी अवस्थाओं में परिवर्तन होगा उनके बारे में भी हम बात करें तो पहली अवस्था जैसे गलन या संगलन। तो किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन जो रहेगा उसको गलन या संगलन कहेंगे। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, यह क्या है? गलन है या संगलन है? संगलन है। संघनन अलग चीज है और संगलन अलग चीज है। संघनन दोस्तों याद रखें, संघनन अलग चीज है और संगलन अलग चीज है। ठीक है, संघनन एक अलग चीज होती है और संगलन जो है यह गलन से संबंधित है। किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना क्या है? गलन या संगलन। हिमन, किसी पदार्थ का द्रव से ठोस अवस्था में बदलना, हिमन या जमना। तो कोई पदार्थ है उसका द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना, जैसे पानी का बर्फ में बनना, यह क्या कहलाएगा दोस्तों? हिमन कहलाएगा। अब हम बात करें वाष्पन या वाष्पीकरण। किसी पदार्थ का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना, जैसे पानी का वाष्प में बदलना, यह क्या कहलाएगा? वाष्पन या वाष्पीकरण। अब हम नेक्स्ट बात करें ऊर्ध्वपातन।
जो संगणन था वो अलग था, ये संघनन की बात हो रही है, वो संगलन था, और यहाँ संघनन की बात होगी। संघनन अब आप अभी समझना, संगलन का मतलब तो है बर्फ का पानी में बदलना, वो तो गलन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्वपातन की। कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न जाकर सीधे किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इस गुण को उस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन, इन चीजों को अगर हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाती है। संघनन, अब संघनन की बात करते हैं। जो संघनन है, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे जल वाष्प का जल में परिवर्तित होना। तो किसी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है, उस गैसीय अवस्था का गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा दोस्तों, संघनन कहलाएगा। तो आप याद रखें, संघनन अलग चीज है और संगलन अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निक्षेपण या लीचिंग। किसी गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों, निक्षेपण कहलाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना किसका उदाहरण है, निक्षेपण का। क्यों, क्योंकि निक्षेपण में किसी गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर मैंने एक इनका ठोस द्रव और गैसों में परिवर्तन से संबंधित एक रेखा चित्र बनाया है, जिसको आप देखें। अगर मैं किसी पदार्थ को ठोस से गैस में बदल रहा हूं, सीधा ठोस से गैस में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और अगर गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। इस निक्षेपण का उदाहरण अभी आपने देखा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में आपको नौसादर हुआ, और उसी के साथ अन्य पदार्थ जो मैंने आपको भी बताए थे, नौसादर, कपूर, ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। निक्षेपण में हमने ठोस CO2 की बात करिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो गैस से अगर ठोस में बदलेंगे तो निक्षेपण, और ठोस से अगर गैस में बदलेंगे तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम गैस से द्रव में जाएंगे तो उसको संघनन बोलेंगे। किसी पदार्थ को गैस से सीधा ही द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और अगर द्रव से वह गैस में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे या वाष्पन बोलेंगे, जो भी आपने पढ़ा था। उसी प्रकार अगर द्रव से कोई पदार्थ ठोस में जा रहा है तो उसको जमना या ठोस आकृति में परिवर्तित होना कहेंगे। जो द्रव से ठोस में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जमना। और अगर ठोस से अगर वह द्रव में बदल रहा है तो उसको संगलन या फिर क्या बोलेंगे, गलन। गलन या संगलन। अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको संगलन या गलन कहेंगे। और अगर वो गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसको संघनन कहेंगे। इन दोनों शब्दों में आप कंफ्यूज ना हो, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम को आप याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीजें कैसे परिवर्तित हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। अब भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं देखें तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर आपने बर्फ को पानी में बदल दिया तो आप पानी से वापस बर्फ में उसको बदल सकते हैं। मतलब दोनों ही तरफ अभिक्रिया एक रूप से चलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो भौतिक परिवर्तन में भी उत्क्रमणीय होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे हमने बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, तो पानी को वापस अगर हम बर्फ बनाते हैं तो उसके रासायनिक गुण क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब वह फिर भी पीने योग्य ही रहेगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे हमने बर्फ को पानी या पानी को बर्फ बनाया, अगर हम पानी को बर्फ बना के छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे बर्फ अपने आप पिघल के काय में परिवर्तित हो जाएगी, पानी में या द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। भौतिक पदार्थ परिवर्तन में पदार्थ के ताप, आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ के ताप में, आकार में, रंग में और अवस्था में परिवर्तन होगा। यह बात आप याद रखें दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अब हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों की बात करें तो बर्फ का पानी में बदलना, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं भौतिक परिवर्तन से संबंधित,
यहाँ पर जितने भी उदाहरण आपको मैं बताऊंगा इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू वाले में इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो आप याद रखें। भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण है एक बार इनको आप देख लें। पहली बात, अब हम शुरू करते हैं। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, इसको क्या कहेंगे? गलन। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बोलूं मोम का जलना, तो मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन में आएगा और मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना। मोम का पिघलना किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा, और मोम का जलना है वह रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो बर्फ का पानी में बदलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। द्रव का वाष्प में बदलना, इसको क्वथनांक कहते हैं, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्प का द्रव में बदलना, इसको संघनन कहते हैं, यह भी काय का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी का बर्फ में बदलना, इसको हिमन कहेंगे, यह भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब दूध का गर्म होना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेत या मिट्टी का पानी में घुलना, कागज का फटना। कागज का फटना दोस्तों ये किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में। और कागज का जलना, यह किस में आएगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। कांच का टूटना, यह भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार लोहे की छड़ का गर्म होना दोस्तों, लोहे की छड़ का गर्म होना, यह भी भौतिक परिवर्तन में आएगा। पानी में नमक में घुलना, पानी का नमक में घुलना, या पानी में नमक का घुलना आएगा दोस्तों, इसको सही कर ले। पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन में है। कोयले का हीरे में परिवर्तन, पानी में शक्कर का घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, पायसीकरण और बादलों का बनना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनको आप लिख ले और याद रखें। इन सभी उदाहरणों में से कोई सा भी उदाहरण आपको एग्जाम्पल में एमसीक्यू के रूप में दे सकते हैं, तो आप लगभग इन पर एक दो बार अगर आंखें फेर के जाएंगे तो आपके वहां पर समस्या नहीं आएगी। आप अगर इनको 2-3 बार पढ़ भी लेंगे तो भी आपको सीधा एग्जाम्पल में प्रश्न पढ़ते ही उसके 4 ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बाद दोस्तों रासायनिक परिवर्तन पर आते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। यह परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाता है तथा उत्पाद प्राप्त होता है। भौतिक परिवर्तन में उत्पाद प्राप्त नहीं होता था, इसमें क्या होता है दोस्तों? एक तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, साथ ही क्या होता है? उत्पाद प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। जैसे कार्बन है यह सॉलिड अवस्था है, ठोस अवस्था में रहता है। O2 ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पर देखो कार्बन सॉलिड अवस्था में था, यहाँ पर गैस में CO2 गैस बनी तो गैसीय अवस्था आ गई। तो यहाँ पर भौतिक गुण भी परिवर्तित हुए और रासायनिक गुण भी क्या हुआ? बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉलिड था और कार्बन था, और यहाँ पर CO2 क्या बन गया? गैस बन गया। तो भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के गुणों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या विशेषता है रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदलते हैं। पहली विशेषता, रासायनिक परिवर्तन जो है दोस्तों वो स्थायी होता है। अगर आपने कागज को जला दिया तो जले हुए कागज को आप वापस कागज नहीं बना सकते, मूल रूप में नहीं ला सकते। उसी प्रकार अगर आपने मोमबत्ती को जला दिया तो जली हुई मोम से आप वापस मोमबत्ती तो उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से वो पहले बनी हुई थी। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन क्या रहेगा? अनुत्क्रमणीय रहेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या था? उत्क्रमणीय था। नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे थे, ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इन दोनों ही परिवर्तनों के उदाहरणों को आप एक पेज में 2 पार्ट बना के उसी एक ही पेज में दोनों को एक साथ लिख ले, ताकि आपको तुलनात्मक रूप से भी पता चल जाए कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में आएंगे और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का पिघलना क्या था? भौतिक परिवर्तन था। कागज का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि कागज का फटना क्या था? भौतिक परिवर्तन था। इन चीजों को आप याद रखें। दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है।
अब दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया इसी, क्योंकि हम दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते। अगर दही से हम वापस दूध बना लेते तो वो भौतिक परिवर्तन हम कहते, लेकिन दूध से दही बन गया तो यहाँ तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किण्वन जो है यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना, भोजन का पकना, धातुओं का संक्षारण, फलों या सब्जियों का पकना, धातुओं की ताजा कटी सतह पर का काला पड़ना। जैसे ही किसी फल या एप्पल, जैसे एप्पल की हम बात करें, हम उसको काट के थोड़ी देर रख देते तो उसकी सतह का कालापन आ जाता है या वह एक अलग कलर में परिवर्तित हो जाती है। तो फलों की ताजा कटी सतह का काला पड़ना, यह भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाथों पर मेहंदी का रचना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि मेहंदी जैसे ही बनाई थोड़ी देर बाद वो उतनी काली नहीं पड़ती, जिस समय के साथ धीरे 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 उसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन आता जाता है और वो अपने रंग में परिवर्तित कर लाती है। तो हाथों पर मेहंदी का रचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। गोबर का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ का दहन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, केरोसिन आदि को अगर हम जलाते हैं तो इनका जो दहन है यह भी दोस्तों क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। आज की हमारी जो क्लास थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित दोस्तों, यह पूर्ण हो चुकी है। यह थ्योरेटिकल पार्ट जो था इसका मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें राजस्थान बोर्ड से संबंधित और एनसीईआरटी के से संबंधित जो थ्योरी है उसको भी मैंने कवर कर लिया है। साथ ही में अब जो इसके बाद अगली जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, वो इस रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू की क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।